ओके स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो जैसा आपको पता है हम फ्लूइड मैकेनिक्स से डील कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ चुके थे फ्लूइड मैकेनिक्स में। हमने देखा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के वेरिएशंस कैसे होते हैं, कैसे एक्सीलरेटेड फ्लूइड में प्रेशर कैसे वेरी करता है, डेप्थ के साथ कैसे प्रेशर वेरी करता है। फिर हमने देखा यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ा। हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको यूट्यूब मैनो एक यूट्यूब के ऊपर, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था हमारा कि हमें एक ओपन यूट्यूब दी हुई थी, है ना। इसमें हमें दिया हुआ था कि ये पार्शियली फिल्ड वाटर से, ठीक है। और इसके एक कॉलम, एक जो आर्म है इस पे, इसमें हमें एक लिक्विड दिया था, लिक्विड 1, जिसकी डेंसिटी दी हुई थी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और दूसरे आर्म पे एक दूसरा लिक्विड भरा हुआ था जिसकी डेंसिटी अननोन थी, जो हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। हमें बताया गया था कि वाटर की डेंसिटी यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इस लिक्विड 1 के कॉलम की हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई थी, ठीक है। और जो अननोन लिक्विड था, इसके कॉलम की हाइट हमें दी हुई थी 5 सेंटीमीटर्स। और हमसे पूछा गया था अननोन जो फ्लूइड था उसकी डेंसिटी, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो फ्लूइड में हमने देखा था कि जहां दो सेम हाइट पे जो पॉइंट होते हैं उनकी जो प्रेशर होता है उन पॉइंट्स पे सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, इस आर्म में ए पॉइंट, यहाँ पे लेंगे एक पॉइंट बी पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाटर, यहाँ पे इस फ्लूइड का कॉलम का हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, और इस तरफ इसकी फ्लूइड की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे वाटर कॉलम की हाइट कितनी हुई यहाँ से 5 सेंटीमीटर, 10 माइनस 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम दोनों साइड पे सेम हाइट के पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वलाइज करते हैं, दैट मीन्स ए पॉइंट के प्रेशर को इक्वल कर दें बी पॉइंट के, ठीक है। तो ए पॉइंट पे क्या प्रेशर रहेगा हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर है इस पॉइंट पे वो प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस कॉलम की वजह से कितना प्रेशर होगा, रो जी एच। रो कितना है इस कॉलम का, रो 1 इंटू जी इंटू एच इक्वल्स। अब इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करते हैं हम। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो ऊपर अननोन लिक्विड है, इस अननोन लिक्विड की वजह से जो प्रेशर रहेगा वो प्रेशर, प्लस ये वाटर का जो कॉलम रहेगा इसके नीचे इसका प्रेशर। तो लिखते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस अननोन लिक्विड के प्रेशर क्या रहेगा, रो 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, रो 2 इंटू जी इंटू एच, जी एच इसको बोलते हैं हम H1 और इसको बोलते हैं हम H2, ठीक है। इस अननोन फ्लूइड इन लिक्विड के जो हाइट है कॉलम की, इसको बोलता हम H1, और वाटर के हाइट को बोलता हम H2। रो जी H1 प्लस वाटर की रो जी एच, दैट इज वाटर का डेंसिटी इंटू जी इंटू H2, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ रो जीरो से रो जीरो कट जाएगा, रो नोट से रो नोट कट जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बचा यहाँ पे, रो 1 जी एच इक्वल्स रो 2 जी एच 1 प्लस रो डब्ल्यू जी एच 2। तो यहाँ पे जी से भी जी कट जाएगा सारा, तो हमारे पास बचेगा रो 1 एच इक्वल्स रो 2 एच 1 प्लस रो डब्ल्यू एच 2। रो 1 क्या है हमारे पास, जो नॉन लिक्विड है उसके डेंसिटी जो कि है 0.8, और हाइट कितनी है इस कॉलम की, इस फ्लूइड के कॉलम की 10 सेंटीमीटर, 10 इक्वल्स रो 2 अननोन है, रो 2 इंटू H1, H1 कितनी हाइट दी है हमें 5 सेंटीमीटर, प्लस रो डब्ल्यू इंटू H2। रो डब्ल्यू क्या है, वाटर की डेंसिटी जो कि है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और H2 क्या है, वाटर के कॉलम की हाइट इस पॉइंट से कितनी है 5 सेंटीमीटर। बस इनको सोल्व करें आंसर मिल जाएगा, दैट इज 8। यहाँ से 5 को इधर भेज देते हैं, -5 इक्वल्स रो 2 इंटू 5। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें
रूट इक्वल्स 8 माइनस 5 3 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। क्या है यहाँ से 0.6 ग्राम पर सीसी, ये हमारा आंसर है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े। जिसने सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले। ओके, कर लिया कॉपी इसको। अच्छा इधर देखिए, अब सपोज करो मेरे हाथ में कोई बॉल है, फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, कोई कुछ बॉल है मेरे पास, ठीक है। अब एक पानी से भरी बकेट में मैं उसको पुश करता हूँ, तो क्या उसको पूरा सिंक करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। लेकिन जैसे ही उसको मैं पूरा सिंक करके छोड़ता हूँ तो वो एकदम से ऊपर आती है। क्या वजह ऊपर आई वो? कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है उसको, मतलब इसके ऊपर, इसलिए ऊपर आई वो। तो इसी तरह से सिर्फ जरूरी नहीं कि बॉल, कोई मतलब जैसे कोई हमारे पास वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक को भी आप अगर पुश करोगे तो वो ऐसे ही ऊपर आएगा। उसकी वजह होती है कि फ्लूइड जो होता है उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, इसीलिए ऊपर आ रहा है वो। तो हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये जो टेंडेंसी होती है फ्लूइड की अपवर्ड फोर्स लगाने की, इसको हम बोलते हैं बॉयंसी। तो हेडिंग डालिए बॉयंसी। बॉयंसी, ठीक है। सपोज करो ये कोई बकेट है जिसमें कोई फ्लूइड भरा है, कोई लिक्विड भरा है इसमें, ठीक है। कोई बॉडी है सबमर्ज्ड इस फ्लूइड में, तो जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में सबमर्ज रहती है ना, तो उस पर वो फ्लूइड एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसे बोलते हैं बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स, और इस टेंडेंसी को बोलते हैं बायंसी, ठीक है। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट, when a body is partially or fully submerged in a fluid, when a body is partially or fully submerged in a fluid, it experiences a force on the upward direction. It experiences a force in the upward direction. This force is called buoyant force. This force is called buoyant force. क्या होता है ये फोर्स? buoyant force, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, the phenomena of exerting the buoyant force, the phenomena of exerting the buoyant force by the fluid on the body is called buoyancy. This phenomena of exerting the force by the fluid on the body is called buoyancy. समझ में आया क्या होता है buoyancy? जब भी कोई बॉडी पार्शियली या फुली सबमर्ज होती है, जरूरी नहीं कि पूरी डूबी हो, अब वो पार्शियली भी डूब सकती है, तो उस डूबी हुई बॉडी पे जो फ्लूइड होता है, जो सराउंड करता है उस बॉडी को, वो फ्लूइड उस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। उस फोर्स को हम बोलते हैं बायंट फोर्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम बायंसी। अब हमने ये तो जान लिया बायंट फोर्स क्या होता है, बायंसी क्या होती है, लेकिन कितना फोर्स एक्ट करता है फ्लूइड उस बॉडी पे, ये हमें दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मालूम पड़ता है हमें कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उस बॉडी के ऊपर, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बताता है कि कोई भी अगर बॉडी सबमर्ज है किसी फ्लूइड में, तो जो अपवर्ड फोर्स जो फील करता है ना वो बॉडी, वो इक्वल होता है जितना उसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, उस फ्लूइड को जितना डिस्प्लेस किया है उतने डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर फोर्स फील करता है वो अपर डायरेक्शन में। भाई कोई बॉडी अगर किसी फ्लूइड में डूबेगी तो कुछ स्पेस उसमें कवर करेगी ना वो, तो स्पेस कवर करने के लिए उसने कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस भी किया होगा, और जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया उतने फ्लूइड के
वेट के बराबर उस पर अपवर्ड फोर्स लगा एक, ठीक है, वही होता है बायंड फोर्स। तो यहाँ से हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बायंड फोर्स की वैल्यू मालूम होती है, ठीक है। तो लिखिए पहला पॉइंट इसमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में लिखिए, इट स्टेट्स that when a body it states that when a body is partially or fully submerged in a fluid, it experiences a buoyant force equal to the weight of the fluid displaced by that body। मतलब उस बॉडी ने उस फ्लूइड में अपनी जगह बनाने के लिए जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया ना, उतने फ्लूइड के वेट के बराबर उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगती है, ठीक है। उसी को हमने बायंड फोर्स नाम दिया था और उस बायंड फोर्स की वैल्यू आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें मिली। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो बायंड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। अगर सपोज करो mf ये मास हमने डिफाइन किया डिस्प्लेस फ्लूइड का, तो डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट कितना हुआ mg, दैट इज mfg। यहाँ पे mf क्या है, mf है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम मास की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पुट कर दें तो, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है मास इनटू वॉल्यूम। अगर डेंसिटी फ्लूइड की रो एफ है, सपोज करो जिस फ्लूइड में डूबा हुआ था ये, इस फ्लूइड की डेंसिटी थी रो एफ, ठीक है। तो रो एफ क्या हुआ एम एफ इंटू वी एफ। एम एफ क्या है मास ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, और वी एफ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जितना वॉल्यूम उस फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ उसका उस फ्लूइड का वॉल्यूम है वी एफ। तो हम लिख सकते हैं एम एफ की जगह पे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हम मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम मास की जगह रिप्लेस कर देते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है, इंटू जी। ये हमारे पास आ गई बायंड फोर्स की वैल्यू। अच्छा, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो इसको ऐसे देखते हैं कि जितना बॉडी उस फ्लूइड में डूबी, जितना बॉडी उस फ्लूइड में सबमर्ज हुई, तो जितनी जगह उसने उसको चाहिए थी उतनी जगह उसने बना ली। तो इसका मतलब जितनी जगह उसने बनाई उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा ना। तो जितना वॉल्यूम उस बॉडी का इस फ्लूइड में डूबेगा ना, उतना ही वॉल्यूम उस फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ना फ्लूइड का, डिस्प्लेस हुआ फ्लूइड का, वो इक्वल होता है सबमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ displaced fluid is equal to volume of submerged part of body, volume of submerged part of body, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी एफ इक्वल्स वी एस, ठीक है, जो कि वी एस है यहाँ पे सबमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी का वॉल्यूम, जितना बॉडी का पार्ट सबमर्ज है उसका वॉल्यूम है वी एस। तो रिप्लेस करते हैं इसको, एफ बी इक्वल्स रो एफ फ्लूइड का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वी एस मल्टीप्लाइड बाई जी। ये वैल्यू हो गई हमारे पास बायंड फोर्स की, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें बायंड फोर्स की वैल्यू मालूम हुई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ पे। भाई बायंसी क्या होती है, हमने क्या देखा बायंसी क्या होती है, कोई फ्लूइड में कोई बॉडी सबमर्ज होती है जब, तो वो फ्लूइड उस बॉडी के ऊपर अपवर्ड एक फोर्स लगाता है ना, उस टेंडेंसी को बोलते हैं बायंसी, और उस फोर्स को बोलते हैं हम बायंड फोर्स। फिर हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से उस बायंड फोर्स की वैल्यू मालूम हो गई। क्या होती है वैल्यू उस बायंड फोर्स की, कि जितना वो बॉडी जो सबमर्ज बॉडी है जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, उस डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर ही उस पर अपवर्ड फोर्स लगता है।
ठीक है, उसी को वही होता है हमारा बायंड फोर्स। तो यहाँ से हमें बायंड फोर्स की वैल्यू मालूम हो गई है ना इस इक्वेशन से। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब देखिए, सपोज करो मेरे पास एक टेनिस की बॉल है और एक मार्बल है मेरे पास, ठीक है। मार्बल जानते हो ना, छोटे से कंचे होते हैं जो मार्बल। अब उस मार्बल का जो मास है वो तो बहुत कम है उस टेनिस की बॉल से, है ना। टेनिस की बॉल का मास ज़्यादा है, मार्बल कम है। अब ऐसे में अगर मैं उनको किसी बकेट भरी है मेरे पास पानी की, उसमें रखता हूँ तो क्या होता है? क्या दोनों तैरती हैं या फिर एक तैरेगी और एक डूबेगी? देखो, टेनिस की बॉल तो तैरने लगती है उसमें, लेकिन वही हमारा मार्बल जो होता है वो डूब जाता है उसमें, जबकि हमारे मार्बल का जो मास था वो कम था फिर भी डूब गया हो। तो ऐसी क्या चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सी बॉडी तैरेगी और कौन सी बॉडी जो डूबेगी? मतलब कौन सी बॉडी सिंक करेगी और कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? तो हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम लिखिए यहाँ पे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं अपन। जैसे एक काफी फेमस एग्जांपल है, जैसे मेरे पास एक नेल है ना। जैसे होता है ना, कील होती है छोटी सी, कितने वजन होता है उसमें? 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स। उसको हम पानी में डालते हैं, तैरती क्या वो? नहीं तैरती, डूब जाती है वो। वहीं अगर इतनी बड़ी शिप होती है जिसका थाउजेंड्स ऑफ टन वजन होता है उसका, वो डूबती है क्या? जबकि वो भी मेटल की बनी है, जिस मेटल की ये बनी है कील, लेकिन वो तैरती है पानी में। तो ऐसा क्या होता वजह है जिसकी वजह से इतनी बड़ी शिप तो तैरती है लेकिन इतनी सी कील जो डूब जाती है? तो हम उसी बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि किसी बॉडी का तैरना और किसी बॉडी का डूबना क्या चीज़ डिसाइड करती है। देखिए इधर अगेन एक हम वाटर से भरी बकेट लेते हैं, या कोई भी फ्लूइड हो सकता है ये। इसमें एक बॉडी है ये, ठीक है। इस बॉडी का मास है m और डेंसिटी इस बॉडी की रो, ठीक है। रो डेंसिटी की कोई बॉडी है हमारे पास जो कि किसी फ्लूइड में है, सबमर्ज्ड है ये। अब जैसा हमें बताया ये फ्लूइड में सबमर्ज्ड है, तो इस पे एक बाइंड फोर्स वर्क कर रहा होगा। ये फ्लूइड एक बाइंड फोर्स लगा रहा इसके ऊपर अपर डायरेक्शन में, ठीक है। अब सपोज करो इस फ्लूइड का डेंसिटी है रो एफ, ठीक है। जिस फ्लूइड में ये सबमर्ज्ड है बॉडी, इस फ्लूइड का डेंसिटी है रो एफ। इस जो बॉडी है, इस बॉडी का डेंसिटी है रो और मास है m। अब सपोज करो इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स है वो है एफ बी, बाइंड फोर्स, अपथ्रस्ट जो है, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉडी है इसका एक वेट है, डेट मीन्स ये एक हमारे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से या ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स भी एक करेगा इसके ऊपर, है ना, जो कि इसका वेट रहेगा। और वेट क्या रहेगा इसका? mg, ठीक है ना। अब अगर ये बॉडी अगर अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो क्या ये बाइंड फोर्स और ये इसका वेट क्या सेम नहीं रहेंगे? सेम रहेंगे ना, क्योंकि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है तो उस पर लगने वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस इक्वल रहते हैं, या बोले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो बाइंड फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसका जो वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या दोनों इक्वल नहीं होंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे ना। तो जब भी इसका जो बाइंड फोर्स है वो इसके वेट के बराबर हो जाता है तो बॉडी आ जाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन में और बॉडी फ्लोट करती है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, समझिए इसको। कोई बॉडी हमारे पास m मास की जो कि सबमर्ज्ड है किसी फ्लूइड में और उस फ्लूइड की डेंसिटी है रो f। इस फ्लूइड में जब ये बॉडी अगर इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जीरो है ना। वर्टिकल फोर्सेस का भी सम जीरो होगा और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का भी सम जीरो होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनका सम जीरो कर देंगे हम। तो mg और fb, दैट मीन्स वेट और बाइंड फोर्स दोनों इक्वल होंगे, तभी ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। और जब भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फोर्सेस, दैट मीन्स बॉडी फ्लोट करेगी।
अदरवाइज अगर बाइंड फोर्स कम रह जाता है वेट उसके बॉडी के वेट से तो बॉडी सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो लिखिए लॉ ऑफ रोटेशन में पहला पॉइंट, when the bind force acting on when a bind force acting on the submerged body when a bind force acting on the submerged body is equal to its weight is equals to its weight, then the body is in equilibrium and the body floats. That means जो बाइंड फोर्स है बॉडी पे ये इक्वल हो जाएगा इसके वेट के, ठीक है। बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी, ये कंडीशन रहेगी हमारी फ्लोटिंग की। बाइंड फोर्स क्या है इस पे बॉडी के ऊपर लगने वाला बाइंड फोर्स है रो एफ वी एस इंटू जी इक्वल्स वेट ऑफ द बॉडी। तो मास क्या है बॉडी का, हमने बोला डेंसिटी रो है बॉडी की, और हम बोल देते हैं बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वी है, ठीक है। वी लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या मास क्या रहेगा इस बॉडी का, रो इंटू वी और मल्टीप्लाइड बाई जी रहेगा ना इक्वल। यहाँ पे जी से जी कट जाएगा, रो एफ वी एस इक्वल्स रो इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे रो एफ क्या है फ्लूइड का डेंसिटी, वी एस क्या है सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, जो कि बाइंड फोर्स था हमारा, और इंटू जी इक्वल्स रो बॉडी की डेंसिटी वी बॉडी की वॉल्यूम इंटू जी। तो यहाँ से क्या है हमारे पास रो एस वी एस इक्वल्स रो इंटू वी। तो यहाँ से हमें सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इक्वल्स रो इंटू रो एफ, ये रिलेशन आया हमारे पास। इससे हमें मालूम होता है कि जो सबमर्ज्ड पार्ट है बॉडी का वो टोटल वॉल्यूम बॉडी का इसका फ्रैक्शन जो है वो इक्वल होता है उस बॉडी की डेंसिटी का उस फ्लूइड की डेंसिटी से, जो फ्रैक्शन है जो रेशो है उस रेशो में ये बॉडी सबमर्ज होती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। आया समझ में? बॉडी फ्लोट के लिए क्या कंडीशन होती है कि बॉडी पे लगने वाला जो बाइंड फोर्स होता है वो बॉडी के वेट के बराबर हो जाता है तो बॉडी फ्लोट करती है, और अगर बाइंड फोर्स कम होता है वेट ज़्यादा होता है तो बॉडी सिंक कर जाएगी, ठीक है। और ये सबमर्ज पार्ट का जो रेशो होता है वो बॉडी की डेंसिटी का जो हमारे जिस फ्लूइड में बॉडी है उसके फ्लूइड के उस बॉडी का उस फ्लूइड के रेशो से फ्लूइड की डेंसिटी के रेशो से बराबर होता है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही रहते हैं। ओके, थैंक यू।